सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो क्लास 11th के बच्चों, दिस इज डे 1, उस आखिरी मौके का जो आखिरी मौका तुम्हारी क्लास 11th के रिजल्ट को बदल के रख देगा। सो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ अकाउंटेंसी, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये सीरीज रहने वाली है आपके पास एक 20 दिन की सीरीज, जिसके अंदर आपको हर चैप्टर का मैराथन वन शॉट देखने को मिलेगा। ये एक ऐसी दमदार रिवीजन सीरीज रहेगी जहां पर आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, इन तीनों सब्जेक्ट के हर चैप्टर का पूरा वन शॉट। एक चीज का ध्यान रखना, वन शॉट है, इट डजंट मीन कि हम यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं करेंगे। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पर कवर करे जाएंगे। सभी चैप्टर्स के नोट्स चाहते हो, बहुत प्यारे प्यारे नोट्स जिनके अंदर सब कुछ है पड़ा विद सॉल्यूशन, एवरीथिंग ऑफ क्लास, वो सारे के सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, और साथ ही में डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको डेली बेसिस पे एमसीक्यू मिलते हैं। तो आज शुरू करते हैं हम फाइनली इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 1 ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 11। तो जल्दी से नोट पेन उठा लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो वो सारे के सारे बहुत अच्छे से लिख लेना। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाओ और अपना नाम लिखो, डे लिखो और लिखो आई विल कंप्लीट दिस लेक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इससे आपकी कंसिस्टेंसी बनती है, हमें पता चलता है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। और तीसरी चीज, जब भी आप लिखते हो ना कि आई विल कंप्लीट दिस लेक्चर, तो आपके मन में एक थॉट बैठ जाता है कि मुझे कंप्लीट करना है, उससे पहले उठना नहीं है। तो भाग कर जाओ, पहले नीचे अटेंडेंस लगाओ अपनी कमेंट सेक्शन में, फिर हम शुरू करते हैं। आइए शुरू करें हमारा चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का बेसिक मतलब क्या है। आम भाषा में देखें तो अकाउंटिंग का मतलब होता है पैसे का हिसाब किताब रखना। अकाउंटेंसी जब सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे हम अकाउंटिंग बोलते हैं कि पैसे का हिसाब किताब रखना एक सिस्टमेटिक ढंग से। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है? अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमें बहुत सारे काम करने हैं। बहुत सारे काम क्या क्या करने हैं? जैसे कि रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है, एनालिसिस करना है, इंटरप्रेट करना है। ये सब कुछ किसके साथ करना है? किस चीज को रिकॉर्ड करोगे, किस चीज को क्लासिफाई करोगे, किस चीज को समराइज करोगे। तो ये सारी चीजें आपको किसके साथ करनी है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ करनी है। तो आपने क्या करना है? जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालिसिस करना और उनको इंटरप्रेट करना। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हो आप? अकाउंटिंग कहते हो। आओ जल्दी से समझते हैं। तो हमने क्या बोला? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालिसिस करना एंड इंटरप्रेट करना। ये सब कुछ करना किसके साथ है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के साथ। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। तो देखो, को बहुत जरूरी है समझना कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? तो देखो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई भी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। तो कोई भी ऐसा लेन देन जिसके अंदर पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो, उसे तुम क्या बोलते हो? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो आप क्या कहोगे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन वेयर वेयर मनी इज इन्वॉल्व। क्या बोला मैंने? ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जहां पर क्या है? पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, उसे आप बोलते हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एक बात जरूर ध्यान रखना, एक बात जरूर ध्यान रखना कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कैश ट्रांजैक्शंस भी आती हैं और क्रेडिट भी आती हैं। कई बार हमें लगता है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं आती। क्रेडिट का मतलब होता है उधार की ट्रांजैक्शंस। जैसे कि मान लो मैं कोई सामान लेकर आया बाजार से और उधार पर लेकर आया, तो क्या वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? बिल्कुल है। क्यों है? हम कहते हैं कि पैसे से रिलेटेड होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि उसी टाइम पैसा आया या जाए। मतलब कि मैं अगर उधार पे कुछ सौदे लेके आया, मैं घर के लिए चीनी लेके आया 2 किलो, उधार पे लेकर आया, तो मैं अभी पेमेंट तो नहीं करके आया। तो क्या ये मेरी ट्रांजैक्शन नहीं होगी? ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि पैसे से रिलेटेड तो है। कल को मैं इसकी पैसे के रूप में पेमेंट करने तो वाला हूं। तो ये क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है पड़ी। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोले तो मनी रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं, और उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालिसिस करना एंड इंटरप्रेट करना, ये सारा किस में आता है? अकाउंटिंग में आता है।
रिकॉर्ड करने का मतलब होता है जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई उसको लिखना। क्लासिफाई करने का मतलब होता है उसको कैटेगराइज कर देना, कि उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांट देना। समराइज का मतलब होता है फिर उसको एकदम ब्रीफ में आप पुट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर है, यहां पर क्या करता हूं, मेरे पे जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है मैं सबको रिकॉर्ड करता हूं, कि जैसे मैंने यार क्या करा, कुछ पेपर मंगवाए, कुछ पेन मंगवाए, पानी मंगवाया, चाय मंगवाई, ये सबको मैंने लिख दिया। फिर क्लासीफाई में मैं कैटेगराइज कर दूंगा कि स्टेशनरी से रिलेटेड खर्चा एक जगह, रिफ्रेशमेंट से रिलेटेड खर्चा एक जगह, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड खर्चा एक जगह, तो मैंने इनको कैटेगराइज कर दिया। फिर क्या करता हूँ, समराइज करता हूँ। समराइज में मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ टोटल खर्चे कितने हुए, टोटल इनकम कितनी हुई, तो टोटल इनकम निकाले और टोटल खर्चे निकाले और उससे मैं अपना प्रॉफिट लॉस निकालता हूँ। समरी होने के बाद मैं इसका एनालिसिस करता हूँ कि कहाँ पे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, कहाँ पे खर्चे कम हो रहे हैं, फिर उनको इंटरप्रेट करता हूँ, कि उनके बेसिस पे कुछ डिसीजन मेकिंग करता हूं, और जो भी रिजल्ट्स आते हैं दैट आर कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेटिंग भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हम उन्हें कम्युनिकेट कर देते हैं किसको, टू द यूजर्स देयर ऑफ, जो भी अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में खाते बने, तो वो खाते क्या होते हैं कि बिजनेस के मालिक, कंपनी के शेयर होल्डर्स को हम क्या करते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं, उनको बताते हैं सारे के सारे रिजल्ट्स। तो ये होती है हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारे काम करने हैं। क्या क्या, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रेट करना। ये सब काम करने किसके साथ है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के साथ। और जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो हम क्या कर देते हैं, कम्युनिकेट कर देते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो इनके यूजर्स होते हैं। यूजर्स में कौन कौन आते हैं वो हमारा एंड में टॉपिक भी आएगा, अभी थोड़ा सा देखते हैं। यूजर्स होते हैं बेसिकली जो उनका यूज करेंगे। यूज कौन कौन करते हैं, मालिक बिजनेस के, क्रेडिटर्स जो बिजनेस को लोन देना चाहते हैं, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एम्प्लॉयज देखना चाहते हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस लेने होते हैं, गवर्नमेंट देखना चाहती है, तो ये सभी लोग यूज करते हैं। ये क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है अकाउंटिंग हमें, क्या क्या चीजें आपके पास अवेलेबल थी, आपने कैसे कैसे उनका यूटिलाइज किया, मतलब कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज थे, आपने उनको कैसे यूटिलाइज किया, और क्या क्या आपको उनसे रिजल्ट मिले। तो अकाउंटिंग हमें ये सारी चीजें बताती है। अकाउंटिंग का मतलब क्लियर हुआ। अब हम समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। हमें ये तो समझ आता है कि सर अकाउंटिंग क्या हुई, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे काम करने हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के साथ करने हैं, कामों की लिस्ट हमें पता है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या है। तो देखो, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है तुम्हारा, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है तुम्हारी, इन दोनों में फर्क समझते हैं। मैंने कहा अकाउंटिंग प्रोसेस है जिसमें आपको ये सारे काम करने हैं, और ये सारे काम कोई भी कर सकता है, लेकिन फिर अकाउंटेंसी की जरूरत क्यों पड़ी। आपने देखो, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, और कोई भी सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है तो वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बेस्ड होती है। मैं कहूं कि किसी भी काम को करने का सिस्टमेटिक तरीका है। सिस्टमेटिक तरीका का मतलब होता है कि हर बंदा उस काम को सेम तरीके से करेगा। आप भी अकाउंट्स वैसे बनाओगे जैसे अकाउंट्स मैं बनाऊंगा, आपका दोस्त भी अकाउंट्स वैसे बनाएगा जैसे आप बनाओगे। तो ये सिस्टम डेवलप कैसे होगा, ये सिस्टम जो होता है वो बेस्ड होता है ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस, और वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो कौन देता है, हमें अकाउंटेंसी सब्जेक्ट देता है। तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट मैटर। अकाउंटेंसी क्या है, सब्जेक्ट मैटर है, विच टीचेस अस हाउ टू डू अकाउंटिंग, जो हमें क्या सिखाता है कि अकाउंटिंग करनी कैसे है। क्या बोला मैंने, अकाउंटेंसी क्या है, सब्जेक्ट मैटर विच टीचेस अस हाउ टू डू अकाउंटिंग। क्योंकि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, और सिस्टमेटिक प्रोसेस होने के लिए उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत होगी। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन प्रोवाइड करता है, अकाउंटेंसी प्रोवाइड करता है। तो अकाउंटेंसी की वजह से होता क्या है, इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी। अकाउंटेंसी क्या लेकर आती है, अकाउंटेंसी क्या लेकर आती है, इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी। तो अकाउंटेंसी की वजह से समानता आती है कि सभी लोग खाते बनाते हैं सिमिलर तरीके से, सेम मैनर से। समझ गए, चलो आगे चलते हैं। एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, कुछ भी बोलते हैं आपको, क्या व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, या वो बोले व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। आपको पता है ना पूरी प्रोसेस। अभी आपने देखा था अकाउंटिंग प्रोसेस जिसमें बहुत सारे काम करने हैं, किसके साथ करने हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के साथ। तो पहला काम क्या हुआ, पहचानो कौन सी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल है। मैंने क्या बोला, अकाउंटिंग प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे काम करने हैं, किसके साथ, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो पहला काम क्या होगा, पहचानो कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है।
दूसरे पे रिकॉर्ड करो, फिर क्लासिफाई करो, फिर समराइज करो, फिर एनालिसिस करो, फिर इंटरप्रेट करो, फिर कम्युनिकेट करो, बात ही खत्म। इसके बीच कई लोग लिख देते हैं कि मेजरमेंट भी, इसमें मेजरमेंट भी है, बिल्कुल। तो देखो पहला स्टेप बड़ा सिंपल है, पहला स्टेप बड़ा सिंपल है कि आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की, कौन कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि ये पता तो चल गया कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। फिर हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, पैसे के रूप में कीमत कितनी है। मैंने कहा यार मैंने सामान बेचा, किसी को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उसको मेजर तो करोगे ना, कितने का बेचा, 500 का बेचा, 700 का बेचा, 1000 का बेचा, तो दूसरा काम मेजरमेंट। फिर उसको आपने पहचाना ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, आपने पहचाना ये कितने की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासिफाई करेंगे, मतलब कैटेगराइज करेंगे, फिर समरी करेंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे, रिजल्ट्स निकालेंगे, और फिर जो भी रिजल्ट्स आएंगे कम्युनिकेट कर देंगे। कम्युनिकेट किसको करते हो, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। समझते हो? थोड़ा अगर आपने अब तक आपने ज्यादा पढ़ लिया होगा तो देखो रिकॉर्डिंग कहां पे करते हैं हम, रिकॉर्डिंग कहां करते हैं, जो आपने जर्नल पढ़ा, जो आपने जर्नल पढ़ा वहां पे आप रिकॉर्डिंग करते हो। सर क्लासिफाई कहां करते हैं, क्लासिफाई बेटा जो आपने लेजर पढ़ा, जो आपने लेजर पढ़ा जहां पे आपने सबके खाते बनाए, तो वो आप क्या कर रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हो कि एक बंदे के नाम के अंदर उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन आपने वहां पे लिख दी। सर समराइज कहां पे पढ़ा हमने, समराइज अभी तुमने नहीं पढ़ा, लेकिन तुम तो क्लास 11 के एंड पे जाओगे तो वहां पे फाइनल अकाउंट्स बनाओगे, जिसमें तुम क्या करोगे, प्रॉफिट लॉस निकालोगे। जिसमें तुम क्या करोगे बेटा, प्रॉफिट लॉस निकालोगे, तो उसे आप क्या बोलते हो, समरी बोलते हो। समरी का मतलब क्या होता है कि हमने देखा टोटल इनकम कितनी है, हमने देखा टोटल खर्चे कितने हैं, उसका जो नेट इफेक्ट आया वो प्रॉफिट या लॉस होगा, तो वो क्या हो गया, मेरा समरी हो गया। फिर आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये 12th क्लास में सीखोगे आप कि किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है, पूरी किताब आ जाएगी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां पे सीखोगे। फिर कम्युनिकेट, कि जो भी आपके रिजल्ट्स आए वो यूजर्स को कम्युनिकेट कर दो। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी बच्चे को, देख लो आराम से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगली चीज आती है भाई मेरे पास, दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अकाउंटिंग सब्जेक्ट बना ही क्यों है। देखो बड़ी बेसिक सी मेजर ऑब्जेक्टिव अगर मैं तुम्हें बताऊं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। क्या है, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। मैं यूनिफॉर्मिटी क्यों बोल रहा हूं तुम्हें, यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है समानता लेकर आना। हम ऐसा कहते हैं कि पैसे का हिसाब किताब कोई भी रख सकता है, लेकिन सभी लोग अपने अपने तरीके से रखेंगे, जिसकी वजह से जो रिजल्ट्स आएंगे उन पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। मान लो आप कहते हो कि सर मैं खाते बना रहा हूं, अपने तरीके से बना रहा हूं, इतना मेरा प्रॉफिट है, मैं आप पे कैसे भरोसा कर लूं। लेकिन आप जैसे ही बोलोगे सर मैंने इसकी आईटीआर फाइल करी है, मैंने गवर्नमेंट को इसका ब्यौरा दिया है, तो मैं उस पर भरोसा कर लूंगा। तो मतलब कि अकाउंटिंग क्या करती है, अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट क्या करता है, यूनिफॉर्मिटी लेकर आता है। यूनिफॉर्मिटी मतलब सभी लोग सिमिलर तरीके से सेम मैनर में पैसे का हिसाब किताब रखें। तो यूनिफॉर्मिटी मेन ऑब्जेक्टिव है। और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से अकाउंट्स बन जाए। देखो क्या लिखा हमने कि मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कि हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अच्छे से मेंटेन कर पाए। हमारी मेमोरी को रिप्लेस करता है, वरना हमें सब कुछ याद रखना पड़ता, लेकिन हमने रिकॉर्ड कर लिया तो अब हमें याद नहीं रखना पड़ेगा। क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली एंड क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली का मतलब होता है डेट वाइज, ताकि हमें पता चल सके किस तारीख को कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है। फिर कहता है आपको डिटरमिनिंग प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस जानने के लिए कि ईयर एंड आ जाए तो हम जान सके कि मेरा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मेरे खर्चे ज्यादा हैं या इनकम ज्यादा है। इनकम ज्यादा है खर्चों से तो प्रॉफिट है, खर्चे ज्यादा इनकम से तो लॉस है। तीसरी चीज हम कहते हैं डिटरमिनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन, देखो प्रॉफिट लॉस को जानने को आप क्या बोलते हो, डिटरमिनिंग प्रॉफिट लॉस को आप क्या बोलते हो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन एवर यू सी अ क्वेश्चन लाइक दिस, आपका ना भाई एक कर्तव्य बनता है, 3 पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने हैं। पहला यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी जरूर लिखना है। दूसरे पे ये जरूर लिखना है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और तीसरे पे फाइनेंशियल पोजीशन। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये इन तीनों को आप छोड़ ही नहीं सकते, सबसे ऊपर 3 चमकने चाहिए। डिटरमिनिंग प्रॉफिट लॉस मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि बिजनेस ने परफॉर्म कैसे किया, ये जानना जरूरी है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है मेरे बिजनेस में कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी है, कितनी मेरी संपत्ति है, कितना मुझे देनदारी है। लायबिलिटीज मतलब मेरे को कितना पैसा देना है लोगों का। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट लायबिलिटी का स्टेटस। दोनों बातें समझ आती हैं। तो असर्टेनिंग एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल एट पर्टिकुलर डेट कि हम बता सके कितनी कितनी एसेट लायबिलिटी है। फिर आता है, फिर आप जो मर्जी लिख सकते हो, अब आपकी मर्जी है, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, फैसिलिटेटिंग एम्प्लॉइज, जो मर्जी लिखो। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट की मैनेजमेंट को हेल्प होती है, अकाउंटिंग जब रेडी होती है तो उससे हम काफी चीजों को इंटरप्रेट कर लेते हैं, जिसके बेसिस से हम डिसीजन ले सकते हैं कि क्या कौन सी डिपार्टमेंट हमारा अच्छा चल रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट हमारा खराब चल रहा है, कौन सी जगह पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, किस प्रोडक्ट में हमें लॉस हो रहा है। तो वो सारी बातें मैनेजमेंट को हेल्प करती हैं। फिर आता है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। हमने शुरुआत में ही बात की थी कि हम लास्ट में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं जो भी हमारे रिजल्ट्स हो। तो यहाँ पर हम यही तो कह रहे हैं कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी वो हम अपने यूजर्स को कम्युनिकेट कर देंगे। फिर कहता है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, बिजनेस एसेट को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि जब आप अकाउंट्स बनाते हो तो आप हर एसेट को रिकॉर्ड कर पाते हो, आप देख पाते हो कि इसकी वैल्यू क्या है, समय समय पर आप उसको रीवैल्यू भी करते हो कि जैसे आज मैंने कोई चीज खरीदी 1 लाख की, फिर मैं 1 साल बाद देखता हूँ इसकी रीवैल्यू की आज क्या रेट चल रहा है, मैं उसको रीवैल्यू कर लेता हूँ। तो इससे हेल्प होती है कि मैं सही वैल्यू ऑफ बिजनेस की एसेट्स का ध्यान रख पाता हूँ। कोई चोरी चकारी हो तो पता चल जाएगा कि मेरे पास लिखा हुआ है कि मेरी इतनी इन्वेंट्री है, अगर कम ज्यादा हुई तो मैं चेक कर सकता हूँ। तो ये हमारी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतने पे ही नहीं रुकना, आप और भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे देखो, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के काम क्या है। सोचो जो ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑब्जेक्टिव्स मतलब पर्पस क्या है किसी चीज के बनने का, तो फंक्शंस मतलब वो क्या क्या काम करते हैं। तो जनरली काफी सिमिलर होने वाले हैं ना, कि मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव किसी बंदे का उद्देश्य ये है, ये काम करने का ये ऑब्जेक्टिव है, तो उसका फंक्शन मतलब वो ये काम कर रहा है। तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आप ऑब्जेक्टिव से ही निकाल सकते हो कि फंक्शंस क्या क्या है अकाउंटिंग के। मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना, डिटरमिनिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, डिटरमिनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, ये फंक्शन ही तो है कि उसको फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जाननी है, तो ये सारे फंक्शंस भी होते हैं। आओ देखें, मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, लो सेम आ गया। अगला देखो, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स का ऑटोमेटिकली मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट्स, इनका ऑटोमेटिकली मतलब यही होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दो भैया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दो एंड बैलेंस शीट बना दो। ठीक है, तो अब आपको ये जरूर पता होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जान लो। क्या जान लो बेटा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जान लो। साथ में बोलोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेने का मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जान लेना, और बैलेंस शीट बना लेने का मतलब फाइनेंशियल पोजीशन जान लेना। फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सी दो चीजें आती हैं, जल्दी बताओ कौन सी दो चीजें आती हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना, और जो सही आंसर होगा उसको मैं पिन कर दूंगा। तो ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर फाइनेंशियल पोजीशन, उसमें कौन कौन सी मेजर चीजें आती हैं आप लिखोगे और मैं पिन करूंगा कमेंट। ठीक है, फिर आता है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, कि गवर्नमेंट कहती है कि आपको अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, अकाउंट्स बनाओगे तभी हम टैक्सेस कलेक्ट कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए फंक्शन है। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सेम ऑब्जेक्टिव से ही पढ़ा ना हमने ये पॉइंट, ऑब्जेक्टिव हमने ये पॉइंट भी पढ़ा, ये पॉइंट भी पढ़ा, ये पॉइंट भी पढ़ा, ये वाला पॉइंट आप ऑब्जेक्टिव में भी लिख सकते हो, तो दोनों का आंसर आप सेम याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असिस्टेंट मैनेजमेंट भी पढ़ा है ना, ये भी पढ़ा ना हमने, अभी पढ़ा ना, अभी हमने पढ़ा ना असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, कहाँ गया, ये रहा फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, है कि नहीं, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, तो असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है, और ये हमारी कॉमन सेंस वे में कहती है कि जिस चीज का जो ऑब्जेक्टिव होगा वही उसका काम भी होगा। ठीक है, अगला आता है अपने पास, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब एडवांटेज तुम लिख सकते हो, क्या क्या फायदा हुआ, देखो अकाउंटिंग आने से क्या क्या फायदा हुआ। इसने हमारी मेमोरी रिप्लेस कर दी कि अब हमें याद नहीं रखना पड़ता, हम लिख सकते हैं, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, ये यूनिफॉर्मिटी लेकर आया, सभी लोग सिमिलर तरीके से पैसे का हिसाब किताब रखते हैं, इससे हम अपने प्रॉफिट लॉस जान सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं, मैनेजमेंट की हेल्प हो सकती है, गवर्नमेंट को टैक्सेस कलेक्ट करने में हेल्प हो सकती है। नहीं समझे, जितना भी हमने पढ़ा वो सारा क्लब ही तो हो गया भाई। क्या क्या लिख सकते हो, जो मर्जी लिखो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, हमें बताते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है बिजनेस की, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट की हेल्प, रिप्लेस मेमोरी, हम याद नहीं रखना पड़ता चीजों को। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि हमने ए फर्म का खाते बनाए, बी फर्म के खाते बनाए, उनको कंपेयर कर लिया। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, ज्यादा टैक्स लायबिलिटी में लिखो, सीधा टैक्सेस लिख लो सिर्फ, ठीक है, कि किस तरीके से टैक्सेस सेटल करने हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस कैसे देने हैं, उसमें हेल्प होती है हमें।
फैसिलिटेटिंग लोन्स, अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, तो सामने वाले बैंक को भरोसा हो जाता है कि सही खाते बना रहे हैं, वो हमें लोन दे देते हैं। ये सारी बातें, एविडेंस, सबूत होता है कोर्ट में। फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बेचना आसान होता है कि बिजनेस की सही कीमत पता लगाई जा सकती है। असिस्टेंट इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, मतलब दिवालिया हो जाए, मतलब उसके पास कोई पैसा ना हो किसी को देने के लिए, तो उसमें हेल्प करता है। पार्टनरशिप अकाउंट्स में हेल्प करता है, कंपनी अकाउंट्स में हेल्प करता है। वो जो भी चीजें लिख सकते हो, समझते हो ना, बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हो ना, मेन एडवांटेज समझते हो ना, मेन ऑब्जेक्टिव समझते हो ना, वो बहुत जरूरी है। मेन ऑब्जेक्टिव, मेन फंक्शन, मेन एडवांटेज क्या है? यूनिफॉर्मिटी, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल, अरे भाई तीसरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो ये तीन आपको पता है, ये तीन आपको पता है, ये जरूरी है। आ जाइए आगे, आ जाइए। वट आर द लिमिटेशंस, कमियां भी है। यहां पे हम थोड़ा टाइम लगाते हैं, आराम से समझते हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस है भैया, क्या क्या कमियां है इस सब्जेक्ट के अंदर। अभी तक तो सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था, तो कमियां है पड़ी इसके अंदर, ऐसी बात नहीं कि कमियां नहीं है। पहली कमी देखो, पहली कमी कहते हैं अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली, अरे कहते हैं कि पहली कमी है कि अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग बिल्कुल ठीक नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अकाउंटिंग बेस्ड होती है कुछ एजम्पशंस पे। अकाउंटिंग बेस्ड होती है कुछ एजम्पशंस पे। इट इज बेस्ड एजम्पशंस बेस्ड। ये क्या होती है? एजम्पशंस बेस्ड होती है। मतलब कि कुछ चीजें हम करते हैं अपने खाते बनाते हुए जिसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मान लो मैंने कोई मशीनरी खरीदी, 5 लाख की मशीन खरीदी। अब मुझे पता है कि उसकी वैल्यू रिड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमने मशीन खरीदी तो वो रिटायर होगी धीरे धीरे। तो वहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि 5 साल चलेगी। हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि 5 साल चलेगी, और हर साल हम कहते हैं कि 1 लाख से इसकी वैल्यू कम कर दो, क्योंकि तुमने 5 लाख की मशीन खरीदी, 5 साल चलेगी, तो हर साल 1 लाख की वैल्यू रिड्यूस कर दो। तो यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, क्या पता वो 8 साल चल जाए, क्या पता वो 2 ही साल चले। तो आपने यहाँ पे एज्यूम करा कि उसकी लाइफ 5 साल है। तो ये क्या है? अकाउंटेंसी इज एजम्पशन बेस्ड, और एजम्पशंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। समझ गए? दूसरा पॉइंट देखो, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। कहते हैं अकाउंटेंसी के अंदर ना कुछ कुछ अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन होती हैं कि जिनका एक्चुअल रियलिटी से लेना देना ही नहीं होता। जैसे कि ना हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि जैसे हम ना एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल हम आगे पढ़ेंगे। इसका मतलब ये होता है कि मैंने जो चीज जितनी खरीदी उतनी की दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल, मैंने लैंड खरीदी 5 लाख रुपीस की, कोई लैंड खरीदी, तो कहते हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से आप वो 5 लाख की ही दिखाते रहोगे हर साल। लेकिन अनरियलिस्टिक है ना ये। आज से 10 साल बाद तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी, लेकिन मैं उसको 5 लाख पे दिखा रहा हूं, तो दिस इज अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, दिस इज नॉट रियलिस्टिक, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल बेस्ड। तो अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, कई बार अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन होती है। फिर आता है अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग क्या करता है? इग्नोर करता है क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को। हमने एक चीज पढ़ी, अकाउंटिंग की प्रोसेस, याद करो जल्दी से। अकाउंटिंग की प्रोसेस में सबसे पहला काम क्या था? सबसे पहला काम क्या था? आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। आइडेंटिफाई करोगे आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को, तो इसका मतलब जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है वो तो तुम्हारे खातों में नहीं आई, तो आपने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड। अकाउंटिंग क्या रिकॉर्ड नहीं करती है? क्या नहीं रिकॉर्ड करती? कि जैसे कि मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसी, है ना। हालांकि जरूरी तो है कि मैनेजमेंट कितनी कॉम्पिटेंट है, मैनेजमेंट कितनी बढ़िया है, एम्प्लॉय रिलेशंस या इंडस्ट्री रिलेशंस, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट तो है, बट अकाउंटेंसी इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि इनको पैसे के रूप में माप नहीं सकते हो। ठीक है, आगे आता है हमारे पास अकाउंटिंग इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग क्या इग्नोर कर देता है? प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर कर देता है। प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब कि जो रेट में चेंज आया उसको इग्नोर कर देता है। जैसे मान लो मैं खाता बनाता हूं ना बेटा, तो मैं बनाता हूं 1 साल का, कि जैसे 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का। मैंने क्या बनाया? खाता बनाया 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का। तो अब कहते हैं कि प्राइस लेवल चेंजेस, जिस चीज का प्राइस 1 अप्रैल को जो था, क्या वो 31 मार्च को वही होगा? नहीं होगा। लेकिन तुम कंसीडर तो उसी रेट पे करते हो। तो मान लो मैं कहता हूं कि 1 अप्रैल को तो मैंने कोई चीज खरीदी 100 रुपए की,
ईयर एंड पे मैं दिखा रहा हूं मेरा खर्चा 100 रुपए है, लेकिन भैया 31 मार्च तक आते आते उसका रेट 110 हो गया, तो मैंने प्राइस लेवल चेंजेस को कंसीडर नहीं कर पाया। तो अकाउंटेंसी क्या है, इग्नोर करती है इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस को, कि जो रेट्स में चेंज आते हैं चीजों के, हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। फिर आता है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन। आपसे पेपर में पूछा जाएगा अगर फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू फॉल्स में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि भैया मेरी विंडो तो बहुत बेकार है, घर की खिड़की बिल्कुल बेकार है, लेकिन मैंने उसके आगे पर्दे बड़े सुंदर टांग दिए, तो मैंने विंडो को क्या कर दिया, ड्रेस कर दिया। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेट करना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को इन ऑर्डर टू शो गुड थिंग्स। ये मैं अच्छा अच्छा दिखा रहा हूं कि हालांकि मेरी खिड़की का अगर पीछे देखो तो बिल्कुल बेकार है, लेकिन पर्दा इतना सुंदर लगा दिया जैसे पता नहीं अंबानी के घर बैठे हो, है ना भाई। इसे हम क्या बोलते हैं, मैनिपुलेट कर देना, जो है उसको ना दर्शाकर कुछ और दिखाना। तो हम विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, मैनिपुलेटिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की। हम क्या कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, कि जो वो एक्चुअली में जो है वो ना दिखा के उनकी हम डिफरेंट तरीके से उसको शो करते हैं। इसके लिए हम बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं, कि जैसे खर्चा हुआ तो 50,000, लेकिन हमने दिखा दिया कि सिर्फ 20,000 ही हुआ, 30,000 का फायदा तो हमें अगले साल मिलेगा, इस साल का खर्चा ही नहीं है। तो इस तरीके से हम मैनिपुलेट करते रहते हैं। समझ आई सारी की सारी लिमिटेशंस। चलो भाई आगे चलते हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस होती हैं, जल्दी से समझो, 1 मिनट लगेगा। अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस होती हैं। पहली होती है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बेसिकली देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है जहां पे मेरी अकाउंटिंग का पर्पस है बिजनेस के प्रॉफिट लॉस निकालना और बैलेंस शीट बनाना, फाइनेंशियल पोजीशन जानना, एसेट लायबिलिटी का स्टेटस जानना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11, क्लास 12, अगर बीकॉम करते हो तो वहां के भी पहले सेमेस्टर में तुम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या हुई, जिसके अंदर आपका पर्पस क्या है, प्रॉफिट लॉस जानना और बैलेंस शीट जानना, एसेट लायबिलिटी का स्टेटस जानना। फिर आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। नाम से समझ आता है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, कि कोई चीज की आपको क्या कीमत पड़ रही है। मान लो मैंने एक चेयर खरीदी और उसको आगे बेचा, खरीदी मैंने 200 में, बेची मैंने 300 की। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं कि उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है, कि 200 रुपए की पड़ रही है। कॉस्ट अकाउंटिंग का ज्यादातर फायदा हम देखने को मिलता है जहां पर बिजनेसेस लॉन्ग टर्म तक का प्रोजेक्ट होता है। जैसे मान लो मैंने क्या करा, मैंने एक टेंडर ले लिया सड़क बनाने का। सड़क बनाने में लगेंगे 10 साल, ये तो है नहीं कि 4 महीने में बन जाएगी। तो वो 10 साल तक मैं उसकी कॉस्ट को किस तरीके से अकाउंट करूंगा, कितनी कॉस्ट को किस साल दिखाऊंगा, वो सारा हम पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, जो कि आप पढ़ोगे अपने बैचलर्स के फोर्थ सेमेस्टर में, मतलब सेकंड ईयर का सेकंड सेमेस्टर में। तो दिस इज योर कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरी आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक नई ब्रांच है अकाउंटिंग के, जहां पर जितनी भी अकाउंटिंग की जाती है सारी की सारी इस नजरिए से की जाती है कि हम मैनेजमेंट की हेल्प कैसे कर सकें, कि हम इंप्लॉइज के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे दे सकें, हम स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे दे सकें, जिससे क्या हो मैनेजमेंट के डिसीजंस बढ़िया होते चले जाएं। तो वो होती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट सबसे ज्यादा जो ग्रो हो रहा है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंट नई नई चीजें सीखने की किस किस तरीके से और हेल्प किया जा सके मैनेजमेंट को। तो ये होगी मेरे पास 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। आप अच्छे से रीड कर लेना, डिट्टो सेम चीजें यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ये और एक अगला आएगा, दैट इज बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। तीनों सवाल बहुत बढ़िया तरीके से करने हैं बेटा जी। तो देखो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, मैं आपको एक ब्रीफ देता हूं जल्दी से, फिर हम आराम से रीड करेंगे। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग होता है बुक्स को सही तरीके से मेंटेन करना। बुक कीपिंग के अंदर आपने अकाउंटिंग पढ़ा। अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें आपको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना सारी की सारी इंफॉर्मेशन। बुक कीपिंग के अंदर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड और क्लासिफाई ही आता है। ज्यादातर लोग कहते हैं रिकॉर्ड ही आता है, लेकिन आप दोनों लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बुक कीपिंग के अंदर क्या आता है कि सारी सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना और उनको क्लासिफाई कर देना। फिर आता है हमारे पास अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में सारा कुछ आ जाता है, मतलब बुक कीपिंग वाला काम भी और एक्स्ट्रा वाला काम भी। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी सबका बाप है, अकाउंटेंसी में दोनों आ जाते हैं। तो अकाउंटेंसी में क्या आता है?
रिकॉर्ड भी करना, क्लासिफाई भी करना, अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस भी करना, और इन सबको क्या करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बेस करना। मैंने कहा था ना अकाउंटेंसी सब्जेक्ट क्यों बना है, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट क्यों बना है, ये इसलिए बना है ताकि हम वो रूल्स एंड रेगुलेशंस दे सके जिसकी वजह से अकाउंटिंग सिस्टमेटिक ढंग से चल सके। तो बेसिक मतलब समझ आता है, बुक कीपिंग बोले तो रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, अकाउंटिंग बोले तो रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, एनालिसिस, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट, सारा कुछ करना। अकाउंटेंसी क्या है, इन सबका बाप है भैया। अकाउंटेंसी क्या है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम अकाउंटिंग कर सकते हैं। अकाउंटेंसी टेल्स मी हाउ टू डू अकाउंटिंग। आती है जी बात समझ? चलो जल्दी से रीड करते हैं, सारे के सारे डिफरेंसेस आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो देखो कहते हैं बुक कीपिंग अकाउंटिंग, मीनिंग में उसने यही लिखा कि बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स, और अकाउंटिंग में क्या लिखा, पूरी की पूरी प्रोसेस जिसके अंदर सारा कुछ आता है, ये तो आता ही आता है, प्लस समराइजिंग आता है, एनालिसिस आता है, इंटरप्रेट आता है एंड कम्युनिकेट आता है। ठीक है, फिर कहता है स्कोप क्या है, इसका स्कोप छोटा है, हमें दिख ही रहा है कि लिमिटेड है इसका स्कोप, तो है ना, छोटा है, इसका ज्यादा है, इसके अंदर रिकॉर्डिंग भी आता है, क्लासिफाई भी, समराइज भी, एनालिसिस भी, इंटरप्रेट भी, कम्युनिकेट भी, इसका स्कोप ज्यादा है। स्टेज, ये प्राइमरी स्टेज है, प्राइमरी बोल तो सबसे पहले ये करना है, ये सेकेंडरी स्टेज है, ये हो जाएगा तो ये करना है, रिकॉर्ड हो जाएगा तो आप समराइज करोगे, ऐसे तो नहीं कर लोगे। तो ये क्या है, सेकेंडरी स्टेज, और ये क्या है बेटा आपकी प्राइमरी स्टेज। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो अच्छे से, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन, क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन। अरे परफॉर्मेंस भी लिखोगे, परफॉर्मेंस भी लिखोगे, है ना। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन बताता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन बताता है, और फाइनेंशियल पोजीशन कौन बताता है, कमेंट सेक्शन में लिखो, जल्दी जाओ। ठीक है, नेचर ऑफ जॉब, रूटीन एंड क्लैरिकल, ये रोजाना का काम है और कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई ज्यादा स्किलफुल बंदा नहीं चाहिए। एनालिसिस करने के लिए भैया स्किलफुल बंदा चाहिए होता है, तो ये एनालिटिकल काम है, डायनामिक काम है, मतलब बदलता रहता है, ये तो रूटीन का काम है, क्लरिकल काम है, रोज का काम है, तो इसके लिए कोई खास बंदा जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक मैकेनिकल बंदा भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे एक एनालिटिकल बंदा चाहिए, क्रिएटिव बंदा चाहिए। ठीक है, परफॉर्मेंस, ये क्या, इट डज नॉट शो द परफॉर्मेंस और पोजीशन, ये परफॉर्मेंस और पोजीशन को शो नहीं करता, लेकिन ये परफॉर्मेंस भी बताता है और पोजीशन भी बताता है। परफॉर्मेंस का मतलब P&L अकाउंट, मतलब P&L अकाउंट, पोजीशन का मतलब एसेट एंड लायबिलिटी का स्टेटस, है ना, ये तो हम जान चुके हैं अच्छे से। लेवल ऑफ स्किल्स, बेसिक नॉलेज चाहिए, इसके अंदर थोड़ा स्पेशलाइज्ड एनालिटिकल नॉलेज चाहिए ताकि हम इसको अच्छे से समझ सके, अच्छे से सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर सके। क्लियर है जी? अब करने जल्दी से बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। देखो बेसिक मतलब बुक कीपिंग का क्या होता है, रिकॉर्ड करना और क्लासिफाई करना। अकाउंटिंग का बेसिक मतलब क्या होता है, सब कुछ करना, सब कुछ करना मतलब कि रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना। अब तक तो याद है ना सब कुछ। चलो अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या है, ये सब्जेक्ट मैटर विच टीचेस अस हाउ टू डू, आप बताओ। मीनिंग देखें जल्दी से, इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, इसके अंदर क्या आता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। इसके अंदर क्या आता है, इट रेफर्स टू सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट गाइड्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये हमें बताता है व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू डू बुक कीपिंग, इन ऑर्डर टू डू अकाउंटिंग, है ना भाई। आगे देखते हैं, स्कोप क्या है, नैरो है आपका, बहुत कम होता है, आपका थोड़ा ज्यादा है क्योंकि आप इसको इंक्लूड कर लेते हो, और आपका तो बहुत ज्यादा है क्योंकि आप इसको भी इंक्लूड करते हो और इसको भी इंक्लूड करते हो, तो आपका क्या है, वाइडेस्ट है। ठीक है जी। स्टेज, आप प्राइमरी स्टेज होते हो, आप इनिशियल स्टेज होते हो, आप नेक्स्ट स्टेज होते हो, आप बुक कीपिंग के बाद वाले सारे काम करते हो। और अकाउंटेंसी क्या है, ये है भैया हर जगह आ रहा है, ये शुरू में आया, ये सेकेंडरी आया, इसको एज्यूम करके ये दोनों काम होते हैं। यहां पे क्या लिखा, इट इज अ थ्योरेटिकल बेस दैट सपोर्ट्स बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। चाहे बुक कीपिंग कर रहे हो चाहे अकाउंटिंग कर रहे हो, इन दोनों को ही करते हुए अकाउंटेंसी ध्यान में लेकर कर रहे हो, अकाउंटेंसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को दिमाग में बिठा के फिर आप इन दोनों को कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाना, इसका ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और पोजीशन बताना, इसका ऑब्जेक्टिव है रूल्स सारे के सारे सही से लग रहे हो, टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड फ्रेमवर्क फॉर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। ये काम करने के लिए और ये काम करने के लिए सारे के सारे प्रिंसिपल्स प्रोवाइड कर देना है, आसान के नहीं। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है।
रट देना अच्छे से। मीनिंग क्लैरिटी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मीनिंग अगर अच्छे से आता है तो फिर स्कोप बता दोगे कि कौन सा लिमिटेड है कौन सा क्या है, फिर स्टेज बता दोगे कौन सी प्राइमरी कौन सी सेकेंडरी कौन सी हमेशा चलती है, ऑब्जेक्टिव बता दोगे इसको ऑब्जेक्टिव रिकॉर्ड करना, इसका बाकी सारे काम करना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना, फाइनेंशियल पोजीशन जानना, और इसका इसका ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स क्रिएट करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट करना, ताकि ये दोनों अच्छे से हो सके। ठीक है जी, ठीक है जी। चलो फिर आता है व्हाट इज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखो क्या होती है कि हम क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं। अकाउंटिंग में हमने सबसे पहले रिकॉर्डिंग करा, रिकॉर्ड करा तो कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हुई, उसको हमने कैटेगराइज करा, हमने उसको क्लासिफाई करा, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आई, फिर हमने उसको समरी करा, फिर हमें प्रॉफिट लॉस पता चले, हमें बैलेंस शीट की एसेट लायबिलिटी पता चली, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आई, फिर मैंने क्या करा, उसका इंटरप्रेट करा, एनालिसिस करा, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आई, फिर मैंने कम्युनिकेट करा तो वहां से कुछ फीडबैक मिला, फिर इन्फॉर्मेशन आई। ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप क्या बोलते हो, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बोलते हो। अब इसकी डेफिनेशन इस तरीके से लिखते हो कि अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स मेनी स्टेप्स, और हर स्टेप पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, उस सारी इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। बहुत सिंपल, अब यहां से भी रीड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखो लिखा हुआ, ईच स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जनरेट्स इंफॉर्मेशन, जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट एन एंड ऑफ इन इटसेल्फ। ये खत्म नहीं होता क्योंकि सब फीडबैक्स आती रहती हैं। इट इज अ वे टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। समझ गए? तो आपको समझ आया अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है। अब बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, किस किस तरीके की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो सबसे पहले वो कहते हैं आपको इंफॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि भैया बिजनेस ने परफॉर्म कैसे किया। अब प्लीज मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें पता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब पता है ना तुम्हें, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब पता है तुम्हें क्या, कि प्रॉफिट लॉस, क्या कि प्रॉफिट लॉस। दूसरी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल पोजीशन, बोलो 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 पोजीशन बोले तो एसेट लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी कहां दिखती, बैलेंस शीट में दिखती। इंफॉर्मेशन ऑन कैश फ्लोज, कैश फ्लोज बोले तो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो, कि कितना कैश आ रहा है कितना कैश जा रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। क्योंकि बिजनेस के अंदर ना कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट है लेकिन कैश नहीं है, लॉस है लेकिन कैश है पड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो मैंने 10,000 रुपए का सामान खरीदा, कैश देकर आया मैं पेमेंट, मैंने वही सामान 12,000 का बेच दिया, उधार पे बेच दिया। अब देखो कैश 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 देखे तो मेरा 10,000 गया, आया कुछ नहीं, तो मैं माइनस में हूं। लेकिन एक्चुअल में तो प्रॉफिट है कि 10,000 वाला माल 12,000 का बेचा, 2,000 प्लस से बेचा, कल को 2,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो प्रॉफिट है। तो जरूरी नहीं होता कि जब प्रॉफिट है तो कैश भी हो, तो इसीलिए हम कहते हैं कि कैश को अलग से पढ़ना पड़ता है। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो, कि कितना कैश आया कितना कैश गया। इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट लायबिलिटी स्टेटस, परफॉर्मेंस, प्रॉफिट लॉस का स्टेटस। समझते हो? चलो जी, फिर कहते हैं व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्वालिटेटिव क्या क्या फीचर्स हैं, कोई फीचर्स पूछ ले, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ले, फंक्शंस पूछ ले, या आपको कहे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस, तब भी इनमें से निकल जाएंगे क्या क्या फायदे हैं। पहला फायदा तो रिलायबिलिटी होना चाहिए, है क्या रिलायबिलिटी? बिल्कुल। देखो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी होती है वो रिलायबल होती है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जितनी भी जनरेट हुई कैसे हुई, अकाउंटिंग से हुई। अकाउंटिंग किस पे बेस्ड है, अकाउंटेंसी पे। अकाउंटेंसी क्या बताता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इसका मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जितनी भी इकट्ठी हुई वो सारी की सारी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अगर वो प्रिंसिपल पे बेस्ड है, रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बेस्ड है, तो पक्की बात है भरोसेमंद है, तो इसीलिए वो रिलायबल होती है। अगला कहते हैं हम रेलेवेंस। कहते हैं कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है, इट हेल्प्स यूजर्स टू मेक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन। रेलेवेंट का मतलब होता है जो चीज आपके लिए जरूरी है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जब हम कम्युनिकेट करते हैं, जब हम लोगों को बताते हैं, तो हम उनके काम की इन्फॉर्मेशन ही उन्हें देते हैं। जैसे ओनर्स को तो देते हैं प्रॉफिट लॉस के बारे में इन्फॉर्मेशन, और क्रेडिटर्स को हम देते हैं कि हमारी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, हम कितने टाइम पे लोन चुका देते हैं। तो हर को हम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसकी वजह से यूजर्स को इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेल्प होती है। आई बात समझ? आगे कहते हैं कि कंपेरेबिलिटी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें कंपेयर करना आसान बना देती है। कि हम क्या करते हैं कि जैसे मेरी फर्म है विद्यम, तो मैं विद्यम के पिछले साल के अकाउंट्स उठाऊंगा, इस साल के अकाउंट्स उठाऊंगा, आपस में कंपेयर करूंगा कि मैंने कहां बेहतर किया कहां खराब किया, या मैं विद्यम के ही अकाउंट्स कंपेयर करूंगा किसी दूसरी फर्म के साथ कि कौन बढ़िया कर रहा है।
तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से। अंडरस्टैंडेबिलिटी, कहते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जरूरी इसलिए भी होती है कि ये हमें अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है, या हम ये कहते हैं कि जरूरी है कि हम क्या करें, क्लियर और अंडरस्टैंडेबल मैनर में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को डिलीवर करें। क्योंकि भैया जिसने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखनी है वो जरूरी नहीं है कि वो अकाउंट्स का बंदा हो, उसको जनरल एंट्री नहीं समझ आएगी। तुम कहोगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो कैसे समझेगा बेचारा। तो आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए कि वो सामने वाला बंदा अगर अकाउंटेंसी नहीं भी पढ़ी तो भी वो उसको समझ सके, अंडरस्टैंडेबिलिटी बिल्ड हो सके। ठीक है जी। फिर आता है व्हाट आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये आपका अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जो तुमने बुककीपिंग अकाउंटिंग अकाउंटेंसी और यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मैजिकल वन शॉट में ये आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करवा रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्या इंपॉर्टेंट है तो आप पहले जान लो, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में दो तरीके के यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। कौन कौन से यूजर होते हैं बेटा, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब जो अंदर के लोग हैं बिजनेस के, जो बिजनेस के अंदर के लोग हैं वो इंटरनल हुए। एक्सटर्नल मतलब जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं। इंटरनल के अंदर दो मेजर चीजें आती हैं, पहला तो मैनेजमेंट और दूसरा मालिक। पहला तो मैनेजमेंट और दूसरा मालिक। कुछ लोग इसके अंदर बहुत सारे लिख देते हैं, जैसे कुछ किताबें क्या करती हैं कि इंटरनल यूजर्स में बहुत सारे नाम लिख देते हैं, जैसे सीईओ, सीएफओ, सीएमओ। अब लिख लो सभी लोग क्या है, मैनेजर्स हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं। अब सबके नाम अलग अलग लिख दो, आप लिख दो डायरेक्टर्स लिख दो, आप लिख दो कि मेरा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर मतलब सीटीओ, सीएमओ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, आप लिख दो सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। सबके नाम अलग अलग लिख दो, हमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन बेटर इज टू राइट कि मालिक और मैनेजमेंट। इंटरनल यूजर्स क्यों है ये, मालिक इंटरनली यूज करता है। इंटरनल क्यों बोलते हो, क्योंकि जो बिजनेस के अंदर बैठा है। तो भैया मालिक इंटरनल यूजर है, ये यूज कैसे कैसे करेगा, इसका यूज केस क्या होगा, इसका यूज केस क्या होगा, देखो कैसे यूज करेगा ये। तो मालिक यूज करते हैं कि भैया क्या वाकई मेरे को इस बिजनेस में इन्वेस्टेड रहना है कि नहीं। मान लो मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के 10 शेयर्स खरीद रखे हैं, तो मैं वहां का मालिक हूं, तो जो भी फाइनेंशियल मेरे पास इनकी परफॉर्मेंस आएगी, ये जो भी रिजल्ट्स आएंगे उनका एनालिसिस करके मैं देखूं क्या मुझे इसके अंदर इन्वेस्टेड रहना है या अपना हिस्सा बेच के निकल जाऊं, है ना। तो बिजनेस इस तरीके से यूज करेगा। मैनेजर यूज करते हैं कि किस तरीके से हम इसके, मान लो कि जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, हमें पता चला कि प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, तो मैनेजमेंट देखेगी प्रॉफिट्स को कैसे बढ़ाया जाए। सेल कम हो रही है, कैसे सेल को बढ़ाया जाए। लॉसेस ज्यादा हो रहे हैं, कैसे लॉसेस को कम किया जाए। तो मैनेजमेंट अपने तभी हमने मैनेजरियल पूरी अकाउंटिंग भी बना दी कि मैनेजमेंट क्या देखती है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से कि मैनेजमेंट को जो डिसीजन मेकिंग करनी है उसमें हेल्प हो सके। फिर आता है एक्सटर्नल यूजर, इसकी बहुत लंबी लिस्ट है, जैसे कि पोटेंशियल शेयर होल्डर्स, या हम इन्हें बोलते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। बेटा पोटेंशियल इन्वेस्टर का मतलब होता है जिन लोगों ने अभी तक तो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करा लेकिन कल को करने वाले हैं। मान लो मैं चाहता हूं कि मैं ना इन्फोसिस के या विप्रो के शेयर खरीद लूं, तो मैं पहले एनालिसिस करूंगा, तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखूंगा, तो मैं देखूंगा पसंद आई तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो मैं पोटेंशियल इन्वेस्टर हूं और मैं क्या कर रहा हूं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज कर रहा हूं। फिर आता है क्रेडिटर्स सप्लायर्स। क्रेडिटर्स या सप्लायर्स भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज करेंगे, वो देखना चाहेंगे। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, जो आपको क्रेडिट पे सप्लाई करता है, जो आपको क्या करता है बेटा, क्रेडिट पे सप्लाई करता है। तो उधार पे आपको सामान तभी देगा जब उसको पता होगा कि आप पैसा लोगों का लौटा भी देते हो। तो वो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखेगा और वो जान जाएगा कि इनके कितने क्रेडिटर्स हैं, कितनी इन्होंने पेमेंट्स करी हैं, तो उस बेसिस पे वो आपको उधार पे सामान बेचेगा या नहीं बेचेगा। गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज ये देखना चाहते हैं कि आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है। ये क्या देखना चाहते हैं कि आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है। तो उसके लिए वो कहेंगे आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ, आपने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस करा, कितने कहां खर्चे करे, उस बेसिस पे आप हमें टैक्स दो। तो गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज ऐसे यूज करती हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये लोन देना चाहते हैं कि हम आपको लोन दें या ना दें, आप लोगों का पैसा वापस करते हो कि नहीं करते हो, ब्याज टाइम पे देते हो कि नहीं देते हो, तो उसके लिए हम आपका एनालिसिस करेंगे। एम्प्लॉयज भी देखते हैं। आप देखो कि कोई फर्म डूबने वाली हो तो उसके एम्प्लॉयज अपने आप ही छोड़ देते हैं कि भैया पता है कल को डूब जाएगी, हमारी सैलरी नहीं आएगी। तो एम्प्लॉयज देखते हैं कि क्या मेरे बिजनेस के फाइनेंशियल्स बिल्कुल ठीक है, क्या मुझे इस कंपनी में रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए।
तो एम्प्लॉइज भी देखते हैं। रिसर्चर्स फॉर रिसर्च पर्पसेस, कि रिसर्च पर्पस होता है इनका, कि हम रिसर्च करना चाहते हैं कि क्या से चल रहा है बिजनेस, या वो इसकी फाइनेंस किसी भी बिजनेस को देखना बताना चाहते हैं कि हाँ जी ये बढ़िया चल रहा है, ये खराब चल रहा है। जैसे आपने यूट्यूब पे देखा होगा, कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको बिजनेस केस स्टडीज पढ़ाते हैं, तो वो आपको क्या सिखाते हैं, इन्हीं की रिसर्च करते हैं, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे सारी रिसर्च करते हैं और आपको बताते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, आपको एक एक चीज आनी चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को करने के सिस्टम क्या है? दो तरीके के सिस्टम होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनका सिर्फ एक ही एस्पेक्ट नोट डाउन करते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन हुई तो हम देखते हैं कि उसमें कैश कितना गया या कैश कितना आया। दूसरा हम करते हैं कि जो जितने भी पर्सन इन्वॉल्व है उनके खाते बनाते हैं। तो मतलब कि मान लो मैंने क्या करा कि आज 100 रुपए का सामान बेचा, तो मैं उसका एक एस्पेक्ट लिखूं कि मेरे पास कैश 100 रुपए आया। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट लिखते हैं। जैसे कि मान लो मैंने सामान बेचा, तो एक तो वो लिखेगा कैश कितना आया, और दूसरा एक और खाता बनाएगा जिसे वो लिखेगा मैंने सेल्स कितनी करी, सेल्स और कैश। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट नोट किए जाते हैं, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में किसी भी ट्रांजेक्शन का एक ही एस्पेक्ट नोट डाउन करते हैं, दोनों से रिजल्ट सही निकलते हैं। ये नहीं कि सिंगल एंट्री सिस्टम में रिजल्ट सही नहीं निकलते, बट एनालिसिस करना डबल एंट्री में आसान होता है। डबल एंट्री सिस्टम ज्यादा साइंटिफिक बेस्ड होता है, ज्यादा साइंस बेस्ड होता है, और आसान रहता है सिंगल एंट्री सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर एक ही एस्पेक्ट लिखना है। तो छोटे मोटे बिजनेस के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम बढ़िया है, बड़े बिजनेस के लिए डबल एंट्री सिस्टम बढ़िया है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जल्दी से यहां पर भी देख लेते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, एवरी ट्रांजेक्शन is recorded in two accounts. For example, when we buy something, we record what we got and also how we paid for it. This method helps in keeping a complete and proper, ये क्या है, complete and proper record रखने में help करता है of all business activities. It is widely used because it shows a clear picture of profits and loss and financial position of the business. Businesses that want correct and complete accounting information always follow this system. जिनको चाहिए बढ़िया इंफॉर्मेशन वो यही करते हैं। हमारी क्लास 11th के अंदर जितनी भी अकाउंटिंग है हम डबल एंट्री सिस्टम में करेंगे। क्लास 12th की अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम में करेंगे। क्लास 11th में एक आखिरी चैप्टर आएगा जहां पे हम आपको सिंगल एंट्री सिखा देंगे करना कैसे है। तो ये क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर क्या कहता है आपको, इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ रिकॉर्डिंग ओनली द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांजेक्शंस। मोस्ट इंपोर्टेंट का मतलब है कि मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ये नहीं कि आधी ट्रांजेक्शन लिखनी बंद कर देते हैं, नहीं। हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेंट एस्पेक्ट, जो इंपोर्टेंट बात होती है वो रिकॉर्ड करते हैं उसकी। इन दिस वी यूजुअली रिकॉर्ड जस्ट द कैश ट्रांजेक्शन, सिर्फ और सिर्फ कैश लिखते हैं। एंड डिटेल्स ऑफ पीपल, मैंने बोला ना सिर्फ लोगों के नाम जिनसे उधार पे सामान खरीदा या बेचा। whom we owe money, जिनको हमने पैसा देना है या जिनसे हमने पैसा लेना है। It does not record all the details like double entry system, so we don't get the full picture. हमें full picture नहीं मिलती है। It is mostly used by small shopkeepers, छोटे shopkeepers और businesses से ये follow करते हैं। समझ आया कि डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। तो यहां पर हम आते हैं एंड ऑफ द लेक्चर। तो हमने भैया पूरा का पूरा चैप्टर शानदार तरीके से कवर कर लिया है। अगर तुम्हें पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताकर जाना। और ये नोट्स अगर देखना चाहते हो तो सारे के सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में और लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। हमारी प्लेलिस्ट को आप सेव कर लो। अगर आप इन सभी के डिटेल लेक्चर्स देखना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएंगे। हमारी तीनों सब्जेक्ट की अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज के प्लेलिस्ट के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। जल्दी से प्लेलिस्ट को सेव कर लो। कोई भी टॉपिक इन डेप्थ देखना चाहते हो तो वहां से आप जाकर देख सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम दूसरा चैप्टर बहुत अच्छे से कवर करेंगे एक ही शॉट में, दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म। तब तक बस आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मन लगाकर, दिल लगाकर पढ़ाई करो। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में बोलो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बोलो, हम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।